नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे वक्फ बिल पर संसद में शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उद्धव की उधेड़ी बखिया, क्यों वक्फ पर धमकी देने पर उतरे मौलाना, कैसे बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी को लगा बड़ा झटका, कुणाल कामरा को तीसरा नोटिस कब होगी पेशी, और फडणवीस शिंदे अजीत पवार पर क्या बोले उद्धव ठाकरे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। वक्फ बिल का उद्धव ठाकरे ने किया विरोध तो संसद में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उधेड़ दी बखिया। वक्फ बिल पर मौलाना और इमामों ने बुलंद की आवाज, बोले सेकुलर पार्टियां बिल के खिलाफ खड़ी हो वरना सबक सिखाएंगे। मराठवाड़ा में ठाकरे गुट को बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव में 1 लाख वोट पाने वाले नेता का इस्तीफा, बिगड़ गए उद्धव के सारे समीकरण। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने भेजा तीसरा समन, 5 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना, बोले तीनों एक नंबर के बंडलबाज। खबरों में सबसे पहले बात वक्फ बिल की। संसद में वक्फ बिल पर बहस के दौरान महाराष्ट्र की 2 सबसे बड़ी पार्टियां एक दूसरे से भिड़ गई। एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना खड़ी हो गई। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ खड़े हैं और जो उद्धव ठाकरे लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रहे, वो वक्फ बिल के विरोध यानी विपक्ष की पार्टियों के साथ खड़े नजर आए। दरकिनार नहीं किया जा सकता कि बाला साहब ठाकरे के वक्त शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति का हिस्सा होती थी और बीजेपी को उसका साथ मिलता था। हालांकि उद्धव ठाकरे के हाथ से जब से शिवसेना की कमान आई है, तब से उल्टी गंगा बह रही है। स्थितियां ठीक उल्टी हो गई हैं। बीजेपी विरोध में उद्धव ठाकरे की पार्टी बाला साहब ठाकरे के विचारों के विपरीत खड़ी है और इसी को लेकर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने भरी सदन में शिवसेना यूबीटी को जवाब दिया। लोकसभा में उद्धव ठाकरे के सांसद वक्फ बिल के खिलाफ बोलने के लिए खड़े हुए शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा, मैं यहाँ वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना विचार पेश करने आया हूँ। मैं भी जेपीसी का सदस्य था। दुर्भाग्य से आखिर तक जेपीसी में खंड दर खंड चर्चा नहीं हुई। गैर हितधारकों को भी जेपीसी में बुलाया गया। हमने हमेशा महसूस किया है कि आपकी यानी बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप इस विधेयक के जरिए किसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते। आप जो कर रहे हैं उसे सही मत समझिए। मुझे लगता है कि अब आपको सिर्फ बिहार चुनाव ही नजर आ रहे हैं। उसके बाद लोकसभा में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे खड़े हुए। उन्होंने एक एक मुद्दा गिनाते हुए उद्धव गुट की बखिया उधेड़ कर रख दी। श्रीकांत शिंदे ने शिवसेना पार्टी की तरफ से वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कि शिवसेना और मेरे नेता एकनाथ शिंदे की तरफ से मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं। ये एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। पहले अनुच्छेद 370, फिर ट्रिपल तलाक और सीएए और अब ये बिल गरीबों के कल्याण के लिए इस सदन में लाया गया है। इसके बाद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव गुट को घेरना शुरू कर दिया। शिंदे ने कहा, उनके अलावा यूबीटी के अरविंद सावंत का भाषण सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। यूबीटी शिवसेना वालों को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि आज बाला साहब यहाँ होते तो क्या ये भाषण यहाँ कर पाते। आज ये स्पष्ट है कि यूबीटी आज किसकी विचारधारा को अपना रही है और इस विधेयक का विरोध कर रही है। उनके पास अपनी गलतियों को सुधारने, अपने इतिहास को फिर से लिखने और अपनी विचारधारा को जीवित रखने का एक सुनहरा अवसर था, लेकिन यूबीटी ने पहले ही उनकी विचारधारा को कुचल दिया। अगर बाला साहब आज यहाँ होते और यूबीटी का असहमति नोट पढ़ते तो उन्हें बहुत दुख होता। तो इस तरह यहाँ पर शिवसेना यूबीटी, जिसका लगातार ये बयान आ रहा था कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही थी वक्फ बिल को लेकर, लेकिन संसद में उन्होंने इसके खिलाफ में बयान दिया, जिसके बाद अब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल संसद में पेश होने से पहले मुंबई में उलेमा और इमामों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समेत अन्य सेकुलर पार्टियां बिल के खिलाफ खड़ी हों, वरना मुस्लिम सबक सिखाएंगे। मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने कहा, वक्फ बिल जहां संविधान के खिलाफ है, वहीं ये मुसलमानों की संपत्तियों पर जबरन कब्जा करने की साजिश है। वक्फ बिल को लेकर देश में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, वो बेहद चिंताजनक है, खासतौर पर भारत के मुसलमानों के लिए। ये एक करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि इस बिल के जरिए मुस्लिम संपत्तियों को जानबूझकर लूटने की कोशिश की जा रही है।
बिल के खिलाफ मुंबई के हांडी वाली मस्जिद में रजा अकेडमी ने भी फौरन प्रभाव से उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षकों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और बिल के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के प्रमुख अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि वक्फ बिल सीधे तौर पर मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये बिल न सिर्फ संविधान विरोधी है, बल्कि मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर भी हमला है। अन्य धर्मों के लोगों को भी ये याद रखना चाहिए कि आज ये हमला मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर हो रहा है, कल ये पारसी समुदाय, सिखों, बौद्धों और अन्य धार्मिक स्थलों तक भी पहुंचेगा। अगर इस कानून को रोका नहीं गया तो कोई गुरुद्वारा, पारसी अग्नि मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए सभी धर्मों के लोगों को इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एकजुट होना होगा। हांडी वाली मस्जिद के इमाम और युवा इस्लामी विद्वान मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने यह भी कहा कि वक्फ की जमीनें किसी के बाप की जागीर नहीं है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है और इसकी रक्षा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। इसके लिए हम हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार एक तरफ तो ईद पर मोदी के नाम की राशन किट बांट रही है, दूसरी तरफ मुसलमानों की संपत्तियों पर जबरन कब्जा करने के लिए कानून बना रही है। इससे साफ जाहिर है कि मोदी सरकार अंग्रेजों की तरह नीतियां अपना रही है। मौलाना मोहम्मद अब्बास रिजवी का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सेकुलर पार्टी के नेताओं को साफ संदेश दिया है कि अगर वो संविधान को बचाना चाहते हैं तो मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा। यानी मुंबई में सभी मदरसों और मौलवियों ने एक तरह से इमरजेंसी बैठक बुलाकर सरकार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर यही मैसेज दिया कि उनकी मस्जिदें, मदरसे सब छीन लिए जाएंगे। जो लगातार मुस्लिम संगठन है वो इसी तरह के यहाँ पर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल जैसे ही पास होगा तो उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते। शिवसेना के गढ़ छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। छत्रपति संभाजीनगर के पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष राजू शिंदे ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को खत लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजू शिंदे ने अपने इस्तीफे में पूर्व सांसद चंद्रकांत खेरे पर गंभीर आरोप लगाए और राजू शिंदे ने अपने इस्तीफे में यहां पर चंद्रकांत खेरे को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। राजू शिंदे ने साफ किया कि वो चंद्रकांत खेरे के लगातार हस्तक्षेप और व्यवहार के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। राजू शिंदे के साथ कुछ सहकर्मियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी बीएमसी चुनावों से पहले ठाकरे गुट के लिए ये बड़ा झटका है। राजू शिंदे ने अपने खत में लिखा है, मैं उद्धव ठाकरे और अंबादास दानवे पर विश्वास रखते हुए पार्टी में शामिल हुआ। आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधानसभा के लिए नामांकित किया। मैं और मेरे सहकर्मी इसके लिए आभारी हैं, लेकिन किसी कारणवश और पूर्व सांसद चंद्रकांत खेरे से मेरी नाराजगी के कारण मैं अपने सभी समर्थकों और साथियों के साथ शिवसेना पार्टी और विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। राजू शिंदे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से शिवसेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव ठाकरे गुट के संजय शिरसाट के खिलाफ लड़ा था। हालांकि अब चंद्रकांत खेरे से नाराजगी के चलते उन्होंने शिवसेना ठाकरे गुट से इस्तीफा दे दिया है। राजू शिंदे के इस्तीफे से छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा सीट में ठाकरे गुट को बड़ा नुकसान होने वाला है। राजू शिंदे को विधानसभा चुनाव में 1,06,147 वोट मिले थे, जबकि संजय शिरसाट को 1,22,498 वोट मिले थे। इस बीच खबरें ये भी आ रही है कि राजू शिंदे फिर से बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट से इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे गुट से लगातार पार्टी के जो नेता हैं उनका मुंह भंग हो रहा है और वो शिंदे गुट और बीजेपी का रुख कर रहे हैं। बीएमसी चुनावों से पहले जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट में भगदड़ मची है, उससे यहां पर उद्धव ठाकरे की चिंता जरूर बढ़ गई है। खबरों में अब बात कुणाल कामरा की। कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कमेंट के मामले में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन ने फिर से नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। ये कुणाल कामरा को तीसरा समन जारी किया गया है, जिसमें कुणाल कामरा को 5 अप्रैल के पहले पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा। अगर वो अब हाजिर नहीं होते हैं तो मुंबई पुलिस उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर सकती है, यानी मुंबई पुलिस बड़ा एक्शन ले सकती है। मुंबई की खार पुलिस स्टेशन ने कुणाल कामरा को इसके पहले 2 समन जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन कुणाल कामरा दोनों समन के लिए यहाँ पर हाजिर नहीं हुए और उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज की गई। उनकी टिप्पणी से नाराज शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पिछले महीने उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी। कामरा ने अपने एक्स हैंडल पर पूछताछ के लिए दर्शकों को बुलाने की बात कही थी। मीडिया के एक वर्ग ने भी पुलिस
द्वारा दर्शकों को नोटिस जारी किए जाने की खबर दी, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने राज्य की बीजेपी नीति महायुति सरकार पर निशाना साधा। पुलिस ने जांच के तहत कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की मानहानि और सार्वजनिक शरारत से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस के तीसरे समन के बाद कुणाल कामरा यहां पर पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं या नहीं। और खबरों के आखिर में बात मुखपत्र सामना की। मुखपत्र सामना में सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर तल्ख शब्दों में हमला बोला गया है। उन्होंने तीनों को एक नंबर का बंडलबाज करार दिया है। उद्धव ठाकरे के अखबार सामना में लिखा है कि प्रदेश के तीनों नेताओं की तिकड़ी ने महाराष्ट्र में फिल्म गोलमाल रिलीज की है। महाराष्ट्र की 8 करोड़ जनता को तीनों ने अज्ञानी बना दिया है, यानी तीनों ने बेवकूफ बनाया है। तीनों ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए सभी वादों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया था कि वो लाडली बहनों को 2100 रुपए हर महीने देंगे, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। इन्हीं घोषणाओं की वजह से बहनों भाइयों ने वोट किया। लाडले बेरोजगार भाइयों से ये वादा किया गया था कि हर महीने खाते में 4000 रुपए जमा होंगे। अब सत्ता में आने के बाद तीनों कह रहे हैं कि अभी इन योजनाओं पर अमल मुमकिन नहीं है, सही वक्त आने पर इस पर अमल करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के तीनों बंडलबाज अपने वादों से हाथ खड़े कर प्रदेश में घूम रहे हैं। अजित पवार ने तो किसानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र पर कर्ज का पहाड़ है, सभी किसान 31 मार्च से पहले लोन की किश्त चुकाएं, वरना जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। यानी उन्होंने एक बार फिर महायुति सरकार को घेरने की कोशिश की और जिस तरह से सामना में तीनों पर निशाना साधा गया है, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो या सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, इसके बाद बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा है कि लगातार उनकी पार्टी में जो इस्तीफे हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे की खुद महाराष्ट्र में स्थिति नाजुक है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और सामना में इस तरह के लेख लिख रहे हैं जो उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।